हाय एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन पेडागॉजी बाय यूवी। हमारा इंस्ट्रक्शन का माध्यम रहेगा इंग्लिश, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ आए और वो बेनिफिट ले पाएँ। गोल्डन पेडागॉजी नाम इसलिए क्योंकि हमने कोशिश करी है कि कंटेंट को इंटरेस्टिंग बनाया जाए और साथ ही प्रिसाइज वे में बिना कंटेंट और क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करे ऐसे वे में प्रेजेंट किया जाए जिससे लर्निंग इंजॉयबल और इंटरेस्टिंग बन जाए। फ्रेंड्स, कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत और टाइम लगता है, इसलिए अगर आप लोगों को अच्छा लगे और फ़ायदा हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकॉन प्रेस करिए। यही आपकी तरफ से एक एक्नॉलेजमेंट और हेल्प होगी। साथ ही सब्सक्राइब करने से आप अपडेटेड तो रहेंगे ही, बल्कि आपके इस गेस्चर से हमें और कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा और साथ ही हम आने वाले समय में और भी बहुत कुछ कर पाएंगे, जैसे कि गिव अवेज, लाइव सेशंस, काउंसलिंग, स्टडी टिप्स एट्सेट्रा। तो गाइस, ध्यान रहे कि आप हमारे इसी ओरिजिनल चैनल से जुड़े रहें इवन पास होने के बाद भी, जिससे कि हमारी गोल्डन पेडागॉजी बाय यूवी फैमिली मेंबर्स आगे भी साथ मिलकर कुछ कर सकें। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सब्जेक्ट है यूपी रेवेन्यू कोड 2006 और टॉपिक है राइट ऑफ भूमिदर्स। गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से पूरा भी आ सकता है भूमिदर्स के राइट बताना, और इसमें से अलग अलग से क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, जैसे कि डिक्लेरेशन क्या होता है और ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। मैं कोशिश करूँगा कि इसको एक ही साथ बताऊँ जिससे कि आपका फ्लो नहीं टूटे। तो गाइस, शुरू करते हैं राइट्स ऑफ भूमिदर्स। पहला राइट भूमिदर का क्या होता है? राइट टू यूज़ ऑफ लैंड। राइट टू यूज़ फॉर एनी पर्पस, किसी भी पर्पस के लिए भूमिदर जो होता है वो यूज़ कर सकता है, चाहे एग्रीकल्चरल हो या नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस हो, जैसे कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना, रेसिडेंशियल, या उसमें कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाना। और ये जो राइट टू यूज़ है, इसमें राइट टू नॉट यूज़ भी इंक्लूडेड है, मतलब कि अगर वो अपनी ज़मीन को खाली रखना चाहे तो वो भी उसका राइट है। और लैंड होल्डिंग कितनी हो सकती है उसकी? मैक्सिमम 12.5 एकड़्स या 5.0586 हेक्टेयर्स, ये लैंड की सीलिंग लिमिट है। इससे ऊपर लैंड कोई भूमिधर होल्ड नहीं कर सकता। ही हैज़ एन एक्सक्लूसिव राइट टू सरेंडर लैंड अंडर सेक्शन 118, रूल 110 से 112, और कैन अबंडन हिज होल्डिंग्स अंडर सेक्शन 122 बीइंग डिफॉल्टर। If he becomes disabled physically or under section 96 and acquires disabilities, then he has a legal right to lease land to third person for not more than 3 years। कहने का मतलब है कि उसका एक एक्सक्लूसिव राइट है लैंड को सरेंडर करने का अंडर सेक्शन 118, और वो सेक्शन 122 में लैंड को अबंडन भी कर सकता है। सरेंडर और अबंडनमेंट के बारे में हम आगे वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। और एक और इसमें प्रोविज़न है कि अगर वो डिसेबल्ड हो जाता है फिज़िकली, और या वो 96 में कोई डिसेबिलिटीज़, सेक्शन 96 में कोई डिसेबिलिटीज़ एक्वायर कर लेता है, तो उसका वो लीगल राइट बन जाता है कि वो लैंड को किसी तीसरे आदमी को लीज़ पे दे दे, लेकिन वो लीज़ बेसिकली 3 साल से ज़्यादा के पीरियड के लिए नहीं दे सकता। सेकेंड राइट आ जाता है नो राइट टू एप्रोप्रिएट मिनरल्स। ये बेसिकली राइट में इसीलिए लिखा है, हालांकि हम यहाँ नो राइट की बात कर रहे हैं, लेकिन राइट में डिस्कस हो रहा है तो ये मेंशन यहाँ करना ज़रूरी हो जाएगा। इस सेंस में बेसिकली ब्रिक के लिए जैसे जो क्ले यूज़ होती है, चिकनी मिट्टी या सैंड, वो भी मिनरल माना जाएगा। इसमें बहुत फेमस केस हुआ है शर्मा एंड कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाते हुए ये बता देते हैं कि इस केस में बेसिकली ये हुआ था, एक कंपनी या एक पर्सन था, वो ईंट बनाने का उन्होंने भट्टा लगा रखा था और अपनी ज़मीन से वो मिट्टी लेते थे। तो बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि भाई पर ईंट आपको इतना इतना टैक्स देना पड़ेगा। तो ये मैटर डिस्प्यूट में गया, तो उन्होंने क्लेम किया कि भाई ये तो मिनरल है नहीं, ये तो ज़मीन के नीचे से हमने कुछ नहीं खोदा है, ये तो ऊपर का लिया है। तो ये इसमें माना गया कि जो मिट्टी है ऊपर, ज़मीन के ऊपर की चीज़ है, वो भी मिनरल में आती है। फिर आ जाएगा थर्ड राइट, उसका राइट टू गेट डिक्लेरेशन, सेक्शन 80। गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये है कि अगर भूमिधर ने अपनी ज़मीन जो है इंडस्ट्रियल या कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज़ करी है, जो कि एग्रीकल्चर से बेसिकली कनेक्टेड नहीं है, तो असिस्टेंट कलेक्टर जो उस सब डिवीज़न का इंचार्ज है, वो या तो खुद के अपने मोशन पे सुयो मोटू या एप्लीकेशन देने पे उस भूमिधर के
वो वहाँ पे नोटिफाई या वो वहाँ पे डिक्लेयर कर देगा कि भाई ये ज़मीन जो है वो इस पर्पस के लिए यूज़ हो रही है और एग्रीकल्चर के लिए नहीं यूज़ हो रही। ऐसे में बेसिकली वो स्पॉट इंक्वायरी कराएगा और जब लैंड वो डिक्लेरेशन ग्रांट हो जाएगा कि भाई ठीक है लैंड इंडस्ट्रियल या कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ हो रही है, तो वो लैंड बेसिकली सेक्शन 81 ऑफ द कोड से गवर्न होगी। एक बार वो डिक्लेरेशन हो गया लैंड का सेक्शन 80 में, तो जो उस लैंड का जो सक्सेशन है वो पर्सनल लॉ के थ्रू डिवॉल्व होगा, ना कि जो यूपी रेवेन्यू कोड में सक्सेशन है उसके हिसाब से डिवॉल्व होगा। दूसरा, सेक्शन 80 के जो प्रोविज़न है वो अप्लाई नहीं होंगे और जो पर्सन है वो ट्रांसफ़र कर सकता है लैंड किसी भी मैनर में जैसे कि वो चाहे। इवन चाहे उस पर्सन के पास मतलब ऐसे पर्सन को जिसके पास 12.5 एकड़ से ज़्यादा की ऑलरेडी लैंड है या 12.5 एकड़ तक की है, तो ऐसे में बेसिकली ये वाली जो लैंड डिक्लेयर हो जाएगी ये सीलिंग के उसमें नहीं आएगी, वो ट्रांसफ़र कर सकता है किसी और ऐसे पर्सन को। बेसिकली यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि बेसिकली जो 12.5 एकड़ की जो सीलिंग है वो एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर है। फिर वो कहता है रूल 85 रिक्वायर्स फॉर्म आरसी फॉर्म 25 ऑफ डिक्लेरेशन। रूल 85 कहता है कि आरसी फॉर्म 25 जो है वो डिक्लेरेशन के लिए वो यूज़ होगा। और इफ़ अ पर्सन परचेजेज लैंड विद इंटेंशन टू कंस्ट्रक्ट द हाउस फैक्ट्री और पेट्रोल पंप and covered it through boundary and plantation was done in surrounding area, then such land can't be treated as agricultural land under section 80। वही कह रहा है कि बहुत बार होता है कि आदमी ना बेसिकली लैंड एक्वायर करता है पेट्रोल पंप खोलने के लिए या फैक्ट्री बनाने के लिए, और आसपास की जो खाली ज़मीन होती है ना अपनी ही, उसमें वो कुछ प्लांटेशन या वो लगा लेता है पेड़ पौधे। तो बेसिकली ऐसे में वो ज़मीन सेक्शन 80 में मतलब वो एग्रीकल्चरल लैंड नहीं मानी जाएगी। फिर है रजिस्ट्रेशन। जो डिक्लेरेशन एक बार हो गया, ग्रांट हो गया, तो उसका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। A copy of every declaration shall be duly signed by assistant collector in charge of subdivision and bear the seal of his court and contain the following particulars। बेसिकली जो भी डिक्लेरेशन होगा वो असिस्टेंट कलेक्टर इन चार्ज ऑफ सब डिवीज़न द्वारा साइन किया जाएगा, उस पर उसकी कोर्ट की सील होगी और उसमें ये पर्टिकुलर मेंशन होंगे। कौन से पर्टिकुलर? पहला, सेक्शन अंडर विच डिक्लेरेशन ग्रांटेड, कौन से सेक्शन में डिक्लेरेशन ग्रांट हुई है। सेकेंडली, नंबर एंड एरिया ऑफ प्लॉट्स, प्लॉट का नंबर और प्लॉट का कितना एरिया है, कितनी ज़मीन है। तीसरा, लैंड रेवेन्यू ऑफ सेड प्लॉट्स, उन प्लॉट्स का लैंड रेवेन्यू कितना आता रहा है अब तक। चौथा, नेम ऑफ द विलेज, परगना एट्सेट्रा, कौन से विलेज कौन से परगना में वो ज़मीन है। तीसरा, नेम एंड पेरेंटेज ऑफ भूमिधर, भूमिधर का नाम, उसका पेरेंटेज मतलब वो किसका बेटा है, ये सब चीज़ें। कॉपी ऑफ द डिक्लेरेशन जो है इट शैल बी फॉरवर्डेड टू सब रजिस्ट्रार कंसर्न थ्रू द डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार। डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार बेसिकली वो सब रजिस्ट्रार को उस पर्टिकुलर एरिया के वो फॉरवर्ड कर देगा और सब रजिस्ट्रार जो है वो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट, एफओसी मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट उसको रजिस्टर करेगा और कॉपी जो है वो रिटर्न कर देगा अपने एंडोर्समेंट के साथ कि भाई वो ये जो ज़मीन है ये प्रॉपर ड्यूली रजिस्टर हो गई है। एंडोर्समेंट जो होगी वो सब रजिस्ट्रार के साइन होंगे उसमें और उस पर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगी। सेकेंडली, उसमें नंबर ऑफ मिसल मंथ रजिस्टर इन विच इट इज़ रजिस्टर्ड, कौन से रजिस्टर के अंदर वो रजिस्टर हुई है तो वो भी लिखा जाएगा। जब आपने देखा होगा रजिस्ट्री वगैरह जैसे होती है तो वो पहले जैसे रजिस्ट्री विल्स वगैरह की होती थी वो पर्टिकुलर रजिस्टर में, तभी उनको रजिस्ट्री बोला जाता था, रजिस्ट्री ऑफिस वहाँ पे पर्टिकुलर रजिस्टर में। तो बेसिकली ये वही कह रहा है कि कौन से नंबर ऑफ़ रजिस्टर में वो रजिस्टर हुई है। अब है कैंसिलेशन ऑफ डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन कौन से केस में कैंसिल हो सकती है। इफ़ द टेन्योर होल्डर डज नॉट यूज़ इट फॉर द पर्पस देन ऑन इन्फॉर्मेशन ऑफ भूमिधर और सीओ मोटू बाय असिस्टेंट कलेक्टर
has power to hold an inquiry, and if found so, then declaration may be cancelled and owner shall be liable to pay land revenue from next agricultural year। वो कह रहे हैं कि अगर टेन्योर होल्डर बेसिकली उस पर्पस के लिए यूज़ नहीं करता तो भूमिधर की इन्फॉर्मेशन पे या असिस्टेंट कलेक्टर खुद के अपने मोशन से, असिस्टेंट कलेक्टर के पास पावर है, वो इंक्वायरी बिठाए और अगर ये पाया गया कि सही है भाई लैंड वो यूज़ नहीं कर रहा, तो अगले फसली ईयर या अगले एग्रीकल्चरल ईयर से उसके ऊपर लैंड रेवेन्यू देना पड़ेगा। इन केस एनी भूमिधर हैज़ लीज्ड लैंड एंड द लेसी हैज़ used land in inconsistency to provisions and in violation of terms and condition of contract, then he is liable to ejectment। अगर भूमिधर ने बेसिकली वो लैंड लीज पे दे दी है और लेसी ने जो वो बेसिकली प्रोविजंस के विरुद्ध जाके या टर्म्स एंड कंडीशंस के विरुद्ध जाके उसने वो लैंड का यूज़ करा है तो उसको निकाला जा सकता है। द ऑर्डर कैंसिलिंग डिक्लेरेशन मस्ट बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग सेम एज इन केस ऑफ डिक्लेरेशन। मतलब जब कैंसिल करते हैं डिक्लेरेशन तो वो भी राइटिंग में लिखा जाएगा, जैसे कि डिक्लेरेशन देते वक्त राइटिंग में सब चीज़ें नोट होती हैं, वैसे ही कैंसिलेशन भी राइटिंग में लिखा जाएगा। तो गाइज़ डिक्लेरेशन दोबारा से देखिएगा, दोबारा से इसको सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिक्लेरेशन। इसके ऊपर अब आप डिटेल में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, एलैबोरेट कर सकते हैं, बट हमने सारा इसका बेसिकली कंटेंट कवर कर लिया है शॉर्ट और प्रिसाइज वे में, बिना कॉम्प्रोमाइज़ करे कंटेंट से। अब आ जाते हैं फोर्थ राइट, जो है राइट टू ट्रांसफ़र। तो बेसिकली भूमिधर जो है ही कैन ट्रांसफ़र होल्डिंग और एनी पार्ट ऑफ इट वेदर ही इज़ मेल, फीमेल, हिंदू, नॉन हिंदू, सेल्फ एक्वायर्ड, एंसेस्ट्रल, सब्जेक्ट टू कंडीशंस अंडर सेक्शन 88 रीड विद सेक्शन 89। क्या बोल रहा है कि जो भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट्स है, बीटीआर जो है, वो अपनी होल्डिंग या उस होल्डिंग का कोई भी अंश या पार्ट, चाहे वो मेल हो भूमिधर बीटीआर, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो हिंदू हो, नॉन हिंदू हो, चाहे उसकी खुद की कमाई से खरीदी हुई प्रॉपर्टी हो या उसकी पुश्तैनी हो, वो ट्रांसफ़र कर सकता है सब्जेक्ट टू कंडीशंस अंडर सेक्शन 88 रीड विद सेक्शन 89। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है त्रिवेणी प्रसाद वर्सेस डेप्यूटी डायरेक्टर कंसोलिडेशन। इसमें ये बोला गया कि जो कॉम्प्रोमाइज़ है, जैसे कि कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है कि भाई भूमिधर जो है वो किसी और को ट्रांसफ़र नहीं करेगा, मुझे ही ट्रांसफ़र करेगा, तो ऐसा वाला जो कॉम्प्रोमाइज़ है वो मान्य नहीं है और ऐसे में भूमिधर के राइट कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ से रेस्ट्रिक्ट नहीं किए जा सकते। ये इस रूल पे बेस्ड है कि नो एस्टॉपल अगेंस्ट द लॉ कैन बी प्लीडेड। लॉ अगर जो है उसके अगेंस्ट कोई एस्टॉपल जो है वो मान्य नहीं होगा, वो प्लीड नहीं करा जा सकता अपोजिट पार्टी के द्वारा। द कंसेप्ट ऑफ को-पार्सनरी प्रॉपर्टी एंड सन्स राइट बाय बर्थ हैव नॉट बीन रिकग्नाइज्ड बाय प्रोविजंस ऑफ यूपी जमींदारी एक्ट एंड लैंड रिकॉर्ड एक्ट। तो बेसिकली ये कह रहा है कि को-पार्सेंसी प्रॉपर्टी और सन का जो राइट बाय बर्थ होता है, जो हमने हिंदू लॉ में पढ़ा था, वो बेसिकली यूपी ज़मींदारी एक्ट में और लैंड रिकॉर्ड एक्ट में रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था। मतलब ये उससे एक डिपार्चर है, जो कि इवन यूपी रेवेन्यू कोड में भी ये चीज़ एप्लीकेबल है। यूपी ज़मींदारी एंड लैंड रिकॉर्ड्स एक्ट तो उससे पहले गई है, जब उसमें ही नहीं था तो यूपी रेवेन्यू कोड में भी नहीं है। इट डेलिबरेटली डिपार्ट्स फ्रॉम द ओल्ड लॉ, जानबूझकर ये ओल्ड लॉ से इसमें डिपार्चर करा गया है। ऑर्डिनरी रूल ऑफ Hindu law that Karta can transfer not only his share but share of other members also in case of legal necessity does not hold good so far as भूमिधरी land is concerned। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो हिंदू लॉ में हमने ऑर्डिनरी रूल पढ़ा था कि भाई जो कर्ता होता है वो अगर इमरजेंसी या कुछ केसेस में वो अपना शेयर ही नहीं औरों का भी शेयर वो एलिनिएट कर सकता है, वो रूल यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पे मेंबर्स की प्रॉपर्टी को एलिनिएट नहीं करा जा सकता। अब आ जाते हैं राइट टू ट्रांसफ़र में ही कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। हमने पढ़ा था रीड विद सेक्शन 89, तो इसमें बेसिकली क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और गाइज़ अगेन मैं ये बता रहा हूँ कि राइट टू ट्रांसफ़र और ये जो राइट टू ट्रांसफ़र के रेस्ट्रिक्शंस हैं, ये अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है और इसके ऊपर अपने आप में एक क्वेश्चन आ सकता है। तो
सीधे जंप करते हैं, इसमें क्या एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन टू पॉइंट नंबर 4। पहला, परचेजर या डोनी मे नॉट हैव मोर देन 12.5 एकर्स ऑफ लैंड। सेक्शन 89। सेक्शन 89 कहता है जो खरीदने वाला है उसके पास ऑलरेडी 12.5 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन नहीं होनी चाहिए। कोई भूमिधर से अगर वो खरीदता है एग्रीकल्चरल लैंड, अगर उसकी होल्डिंग 12.5 एकड़ है ऑलरेडी, तो वो नहीं खरीद सकता। सच ट्रांसफ़र शैल बी वॉइड एंड द फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंसेस एंस्यू। वो ट्रांसफ़र वॉइड माना जाएगा और ये कॉन्सिक्वेंसेस मतलब उसके फलस्वरूप ये परिणाम होंगे। पहला, द लैंड शैल विद द इफेक्ट from the date of transfer be deemed to have been vested in state government free from all encumbrances। मतलब जो लैंड है वो सीधे सीधे माना जाएगा कि स्टेट गवर्नमेंट के पास चली गई। और फ्री फ्रॉम ऑल एनकम्बरेंसेस मतलब उसके ऊपर कोई भी अगर बकाया या कुछ है या देनदारी लेनदारी कुछ है तो वो नहीं मानी जाएगी। वो लैंड माना जाएगा कि स्टेट गवर्नमेंट को बिना किसी एनकम्बरेंस के ट्रांसफ़र हो गई। सेकेंडली, द ट्रीज़ क्रॉप्स जो उस लैंड पे हैं वो भी ये माना जाएगा कि स्टेट गवर्नमेंट को चले गए फ्री फ्रॉम एनी एनकम्बरेंसेस। जैसे कि सपोज़ क्या होता है, कई बार ठेके पे दे देते हैं बाग वगैरह, तो लेकिन अगर मालिक ने वो लैंड ट्रांसफ़र कर दी है और सपोज़ करो ठेकेदार, उसके ऊपर ठेकेदार का राइट बनता है पेड़ों पे, तो ऐसे में कोई भी एनकम्बरेंस या कोई भी चीज़ नहीं मानी जाएगी, सीधे सीधे माना जाएगा कि सब कुछ स्टेट गवर्नमेंट को चला गया। तीसरा, ट्रांसफरी में रिमूव अदर मूवेबल प्रॉपर्टी और मटेरियल्स ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम। ट्रांसफरी को हाँ ये ज़रूर छूट दी जाएगी, जैसे कि अगर उसकी कोई मूवेबल प्रॉपर्टी पड़ी है, सपोज़ उसकी कोई मोटर है या वहाँ कुछ और भी चीज़ उसकी पड़ी है मूवेबल, या कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड उसका मटेरियल पड़ा है, जैसे ईंटें पड़ी हैं, सीमेंट पड़ा है, तो एक लिमिटेड टाइम दिया जाएगा कि भाई इस टाइम के अंदर आप वो अपना सामान उठा लो। ट्रांसफरी कौन? जिसको ज़मीन वो ट्रांसफ़र, जिस पर्सन ने जिसको ज़मीन दी है वो ट्रांसफरी हो जाएगा। तो इसी में आगे है कि द परचेजर इज़ लाइबल टू बी इजेक्टेड एंड इफ़ गांव सभा फेल्स टू फाइल अ सूट और डिड नॉट सक्सीड द ट्रांसफरी रिमेन द ओनर ऑफ द लैंड एंड ऑल्सो बिकम अ भूमिधर देयर ऑफ। कि परचेज़र जो है वो ऐसे में इजेक्टमेंट के लिए लाइबल है, उसको इजेक्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर गांव सभा जो है वो सूट फाइल नहीं कर पाती है या करती है, या वो उस सूट में सक्सेसफुल नहीं होती है, वो हार जाती है गांव सभा, तो ये माना जाएगा कि जो ट्रांसफरी है वो उस ज़मीन का ओनर बन गया है और उसको भूमिधर मान लिया जाएगा। अब इसमें एक्सेप्शंस क्या हैं? पहले तो हमने क्या पढ़ा, राइट टू ट्रांसफ़र के एक्सेप्शन क्या हैं, जैसे कि 12.5 एकड़ से ज़्यादा नहीं हुए। अब इसके भी कुछ एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? पहला, ट्रांसफ़र ऑथोराइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ऐसे केसेस में जहाँ ट्रांसफ़र स्टेट गवर्नमेंट ने खुद ने ऑथोराइज़ किया है कि भाई ट्रांसफ़र कर दिया जाए। सेकेंडली, स्टेट गवर्नमेंट मे बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर ऑथोराइज ट्रांसफ़र इन एक्सेस ऑफ लिमिट प्रिस्क्राइब्ड इफ़ इट इज़ इन फेवर ऑफ रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी, कॉरपोरेशन और कंपनी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एट्सेट्रा। तो स्टेट गवर्नमेंट जनरल ऑर्डर या तो जनरल लिख दे कि भाई कोई भी अगर ऐसे इंस्टीट्यूशंस को ट्रांसफ़र करेगा तो मान्य होगा, ऐसे में वॉइड नहीं होगा, या एक पर्टिकुलर ज़मीन के अगर ट्रांसफ़र की बात है तो स्पेशल ऑर्डर भी देख के और ऑथोराइज़ कर सकती है कि भाई ऐसे ये जो ट्रांसफ़र है ये मान्य होगा अगर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या कोऑपरेटिव सोसाइटी को दिया गया है। थर्डली, प्रायर अप्रूवल इज़ नेसेसरी, हाउएवर if not taken then state government may on application under rule 24 may give approval afterward। प्रायर अप्रूवल, पहले से अप्रूवल लेना ऐसे ट्रांसफ़र में ज़रूरी है, लेकिन अगर किसी कारणवश वो नहीं लिया गया है तो स्टेट गवर्नमेंट एप्लीकेशन देने के बाद वो रूल 94 में उसकी पावर है कि वो बाद में भी अपना अप्रूवल ग्रांट कर सकती है। ज़रूरी नहीं है अगर पहले नहीं लिया तो बाद में लिया तो वो वॉइड हो जाएगा।
फिर सेकंड एक्सेप्शन में आ जाते हैं राइट टू ट्रांसफ़र के, रेस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रांसफ़र बाय शेड्यूल्ड कास्ट, सेक्शन 98। इसमें क्या है, बेसिकली शेड्यूल्ड कास्ट पर्सन जो हैं ही कैनॉट ट्रांसफ़र टू अ नॉन शेड्यूल्ड कास्ट। नॉन शेड्यूल्ड कास्ट पर्सन को वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते बिना प्रीवियस अप्रूवल ऑफ कलेक्टर के। अप्रूवल लेना पड़ेगा कलेक्टर का, तभी वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी के मेंबर्स। और कलेक्टर किस केस में परमिशन देगा? कलेक्टर तभी परमिशन देगा अगर भूमिधर का कोई अपना लीगल हियर नहीं है, उसके कोई वारिस नहीं है, या वो शेड्यूल्ड कास्ट भूमिधर है वो सर्विस या ट्रेड के लिए उस डिस्ट्रिक्ट से बाहर रह रहा है, और कलेक्टर इंक्वायरी अगर करवाता है और ये उसको लगता है, महसूस होता है कि परमिशन देना नेसेसरी है, तो ऐसे में वो परमिशन ग्रांट कर देता है। लेकिन ट्रांसफ़र मेड इन कंट्रावेंशन शैल बी वॉइड, अगर उल्लंघन किया गया है, परमिशन नहीं ली गई है, तो वो ट्रांसफ़र वॉइड माना जाएगा। वॉइड का मतलब ये माना जाएगा कि वो ट्रांसफ़र कभी हुआ ही नहीं। अब आ जाते हैं थर्ड एक्सेप्शन या रेस्ट्रिक्शन पे जो राइट टू ट्रांसफ़र की है। थर्ड है रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र बाय शेड्यूल्ड ट्राइब, सेक्शन 95। तो जैसे शेड्यूल कास्ट के केस में पढ़ा था, वैसे ही शेड्यूल्ड ट्राइब के केस में ही ऑल्सो कैनॉट ट्रांसफ़र टू नॉन शेड्यूल्ड ट्राइब। इसमें भी फिर वही है, परमिशन लेना कलेक्टर से और बाकी सब। चौथा एक्सेप्शन पे आ जाते हैं, पर्सन्स अदर देन इंडियन नेशनल फॉरेनर नॉट टू एक्वायर लैंड, कि जो फॉरेनर है वो लैंड एक्वायर नहीं कर सकता, चाहे वो सेल के द्वारा हो या टेन्योर होल्डर ने उसे गिफ्ट करी हो बिना स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन के। और ये जो रेस्ट्रिक्शन है, ध्यान रखने वाली बात है, ये रेस्ट्रिक्शन इंडिविजुअल मतलब लोगों के ऊपर लागू होगी। फॉरेन कंपनीज़ या फॉरेन आर्टिफिशियल पर्सन्स जो कि होती हैं, कंपनी हो गई या आर्टिफिशियल ऐसे पर्सन्स हो गए, उनके लिए रेस्ट्रिक्शन लागू नहीं है। अगर कोई फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनी लेना चाहती है ऐसे में, तो उसको दिया जा सकता है। लेकिन कोई फॉरेन इंडिविजुअल है तो ऐसे केस में राइट टू ट्रांसफ़र एक्सेप्शन में आएगी और ट्रांसफ़र नहीं करी जा सकती। पांचवी रेस्ट्रिक्शन है रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र बाय मॉर्गेज ऑफ लैंड, सेक्शन 91। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, कि नो भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट शैल हैव द राइट टू मॉर्गेज वेयर पोजेशन ऑफ मॉर्गेज लैंड इज ट्रांसफर्ड और एग्रीड टू बी ट्रांसफर्ड। मतलब जो भूमिधर है वो मॉर्गेज नहीं कर सकता, गिरवी नहीं रख सकता ज़मीन को। कौन से केसेस में? जहाँ लैंड बेसिकली ट्रांसफ़र हो रही हो मॉर्गेजी को, या उसमें एग्रीमेंट हो कि वो लैंड बाद में ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो फलस्वरूप जो ऊसुफ्रक्टरी मॉर्गेज होता है, या मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल होता है, या एनॉमलस मॉर्गेज होता है, ये फॉरबिडन है। बहुत ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान से याद रखिएगा। ऊसुफ्रक्टरी मॉर्गेज, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल और एनोमलस मॉर्गेज, ये तीनों टाइप की मॉर्गेज करना, इस पे पाबंदी है, ये नहीं कर सकता, क्योंकि इन तीनों केसेस में लैंड जो है वो या तो ट्रांसफ़र होती है उसी समय, या इट इज़ एग्रीड टू बी ट्रांसफर्ड ऑन सम फ्यूचर डेट। तो लेकिन सिंपल मॉर्गेज अगर करता है, या इंग्लिश मॉर्गेज करता है, या मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स करता है, जैसे कि हमने पढ़ा था पेपर रख के और लोन लेना, गिरवी रखना, उस तरह से, तो ऐसे में वो वैलिड है। फिर एक चीज़ याद रखने वाली है कि नो BTR, नो भूमिधर विद ट्रांसफरेबल ऑफ राइट ऑफ शेड्यूल कास्ट कैटेगरी कैन ट्रांसफ़र टू नॉन शेड्यूल कास्ट एक्सेप्ट विदाउट प्रायर अप्रूवल। ये हमने अभी पीछे इसको डिस्कस किया था। बट नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 100, he can mortgage without permission to state government by way of takvi or from cooperative society or from SBI or from or any scheduled bank or any institution। कहने का मतलब है
कि जो एससी कम्युनिटी का पर्सन है वो नॉन एससी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो किसी शेड्यूल्ड बैंक के पास या तकवी जो कि एक तरह का लोन टाइप ही होता है वो उसके मद्देनज़र, या किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को उससे लोन लेने के लिए, ऐसे में अगर वो बेसिकली मॉर्गेज करता है तो ऐसे में स्टेट गवर्नमेंट की प्रायर परमिशन की ज़रूरत नहीं है। सच मॉर्गेजर हैज़ राइट टू एग्जीक्यूट ए ट्रांसफ़र डीड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ डिस्प्यूटेड लैंड। मॉर्गेज अगर सेक्शन 93 के कंट्रावेंशन में करा गया है तो उसको क्या माना जाएगा, उसको सेल माना जाएगा। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था, यूसुफ्रक्टरी मॉर्गेज अगर वो कर देता है या वो बाय कंडीशनल सेल करता है, तो ऐसे में अगर कंट्रावेंशन में करता है जो कि मना है तो उसको सेल मान लिया जाएगा, सब्जेक्ट टू लिमिट ऑफ 12.5 एकड़। अगर ऐसे पर्सन को वो मॉर्गेज करता है इस टाइप की मॉर्गेज, और अगर ऐसे पर्सन के पास 12.5 एकड़ से ज़्यादा की नहीं है ज़मीन तो सेल मान लिया जाएगा। और अगर ऐसे पर्सन को ट्रांसफ़र करता है जिसके पास ऑलरेडी 12.5 एकड़ की है तो ये माना जाएगा कि वो जो ज़मीन है ऐसी मॉर्गेज अगर करी है कंट्रावेंशन में तो वो स्टेट गवर्नमेंट को चली गई। अब आ जाते हैं छठा रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन ऑन लीज ऑफ लैंड, सेक्शन 94। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी पॉइंट है, ये भी राइट टू ट्रांसफ़र के गाइस रेस्ट्रिक्शन में चल रहा है। 6 पॉइंट राइट टू ट्रांसफ़र के रेस्ट्रिक्शन के ही हैं। तो छठा पॉइंट क्या है कि भूमिधर कैनॉट गिव ऑन लीज फॉर मोर देन 3 ईयर्स। भूमिधर 3 साल से ज़्यादा के लिए लीज़ पे नहीं दे सकता, एक्सेप्ट कौन से केसेस में वो 3 साल से ज़्यादा के लिए दे सकता है, जब वो डिसेबल्ड हो अंडर सेक्शन 95 या 96। डिसेबिलिटीज़ के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। सेकेंडली, व्हेन ही हिमसेल्फ इज़ अ रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शंस इन एग्रीकल्चर, पिसीकल्चर एट्सेट्रा, जहाँ की वो खुद ही एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लीज़ पे दे सकता है 3 साल से ज़्यादा के लिए। अगर इसी में एक ध्यान रखने वाली पॉइंट है, इफ़ लेट आउट इन वायलेशन देन लेसी विल बिकम BNTR एंड हिज एरिया लेस देन 12.5 एकर्स एंड इफ मोर देन ट्रीटेड एज परचेजर एंड लीज शैल बी वॉइड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे में जिसको ज़मीन दी गई है वो पर्सन भूमिदार विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट बन जाएगा अगर उसकी होल्डिंग 12.5 एकड़ से कम है, और वो अगर ज़्यादा है तो उसको परचेज़र मान लिया जाएगा, और ऐसे में जो लीज है वो खारिज मानी जाएगी, वॉइड मानी जाएगी। बेसिकली अगर ध्यान से देखें तो लीज़ लेने वाले का तो फ़ायदा ही हो जाएगा, लीज देने वाले का नुकसान है। ऑन सच ट्रांसफ़र भूमिधर एज वेल एज ट्रांसफरी वुड लूज ऑल राइट इन लैंड विच शैल बी वेस्टेड इन द स्टेट गवर्नमेंट फ्री फ्रॉम एनकम्बरेंसेस। सो अगर 95 और 96 का वायलेशन करता है तो बेसिकली लेसी जो है वो BNTR बन जाएगा, जो कि अभी हमने डिस्कस किया है। 12.5 एकड़ से अगर कम है और 12.5 से ज़्यादा है तो परचेज़र बन जाएगा और लीज़ वॉइड मानी जाएगी। ऐसे ही अगर लीज़ कर दी है किसी और भूमिधर ने लीज़ कर दी है तो ऐसे में क्या होगा, भूमिधर और ट्रांसफरी दे बोथ विल लूज देयर राइट इन द लैंड, और वो लैंड जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को वेस्ट हो जाएगी फ्री फ्रॉम ऑल एनकम्बरेंसेस। तो राइट टू ट्रांसफ़र होता है ख़त्म। अब आ जाते हैं 5वें राइट पे, जो है राइट ऑफ एक्सचेंज। भूमिधर जो है ही में एक्सचेंज हिज लैंड विद लैंड ऑफ एनी अदर भूमिधर और गांव सभा और लोकल अथॉरिटी एट्सेट्रा, बट इट मस्ट बी हेल्ड वॉलेंटरली बाय बोथ पार्टीज़। इसका मतलब भूमिधर जो है वो अपनी लैंड एक्सचेंज कर सकता है किसी और भूमिधर से या गांव सभा की ज़मीन से या किसी लोकल अथॉरिटी से, लेकिन ऐसे में दोनों पार्टीज़ की तरफ से वॉलेंटरी होना चाहिए, ये काम किसी ज़ोर ज़बरदस्ती के बिना होना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर एक्सचेंज शैल कंटेन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एंड डॉक्यूमेंट्स। जो एक्सचेंज की एप्लीकेशन जाएगी उसमें ये सारे डिटेल पर्टिकुलर और उसमें ये डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे। पहला, दोनों प्लॉट का खसरा नंबर।
दूसरा, सर्टिफाइड कॉपीज रिलेटेड टू खाताज इन विच प्लॉट्स आर इंक्लूडेड एंड कॉपी ऑफ रिजोल्यूशन पास्ड बाय लैंड मैनेजमेंट कमेटी। अगर लैंड मैनेजमेंट कमेटी जो रेजोल्यूशन पास करती है उसकी कॉपी, प्लस जो खाता जिसमें वो प्लॉट जिसमें मेंशन्ड है उनकी सर्टिफाइड कॉपी। तीसरा, स्टेटमेंट शोइंग डिटेल्स ऑफ एनी वैलिड डीड, मॉर्गेज और एनकम्बरेंसेस। अगर उस पर ज़मीन पे कोई एनकम्बरेंस है, कोई प्रॉपर वैलिड डीड हो रखी है, तो वो सब चीज़ें उसके साथ वो सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे। ऑन रिसीट ऑफ सच एप्लीकेशन, असिस्टेंट कलेक्टर 1 shall get rental value calculated of both lands at hereditary rates, and if satisfied that difference does not exceed 10% of the lower rental value, he shall issue notices to other parties, lessees, mortgages or holders of other encumbrances etc. to show cause why such exchange should not be made। इसको समझ लेते हैं। इसमें है कि जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ एप्लीकेशन असिस्टेंट कलेक्टर लेवल 1 के पास चली जाएगी, जो कि मैंने असिस्टेंट कलेक्टर 1 मेंशन करा है यहाँ पे, उसका मतलब होता है असिस्टेंट कलेक्टर लेवल 1। तो असिस्टेंट कलेक्टर क्या करेगा, वो दोनों ज़मीनों का वो रेंटल वैल्यू उसकी कैलकुलेट करवाएगा, हेरिडिटरी रेट्स मतलब जो रोड्स चले आ रहे हैं उनके ऊपर। और अगर वो सेटिस्फाइड हुआ कि भाई दोनों के जो रेट हैं वो जो लोअर ऑफ रेंटल वैल्यू है, मतलब जो लोएस्ट रेट के ऊपर उन दोनों प्लॉट के रेंटल वैल्यू का डिफरेंस 10% से ज़्यादा का नहीं आ रहा, मतलब मोटा मोटा दोनों का रेंटल वैल्यू सेम आ रही है, तो वो बेसिकली और पार्टीज़ को नोटिस इशू करेगा। किसको? जो कि लेसी हैं या मॉर्गेजी हैं या और एनकम्बरेंस होल्ड करते हैं, कि भाई क्यों ये एक्सचेंज जो है वो नहीं करा जाए। हमने पढ़ा था ना पीछे, अभी देखा था कि एनकम्बरेंसेस हों तो उसका भी डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे। तो ऐसे में उनको नोटिस देगा कि भाई क्यों ना एक्सचेंज नहीं करा जाए, आप बताइए अपना। तो परमिशन टू ग्रांट एक्सचेंज इज एट द डिस्क्रिशन एंड वेयर इट इज़ ग्रांटेड एनुअल रजिस्टर्ड शैल बी करेक्टेड अकॉर्डिंगली। ये एक डिस्क्रिशनरी मैटर है, उसकी मर्ज़ी पे है कि वो ये चीज़ अलाउ करता है या नहीं करता है। गाइस यहाँ पे एक शॉर्ट में चीज़ बता देता हूँ, मर्ज़ी का मतलब ये नहीं होता वो आर्बिट्रेरी वे में कि जी मूड नहीं है मेरा, ऐसे नहीं। ऑब्वियसली वो चीज़ें देखते हुए सारा जो प्रेसिडेंट्स हैं या जो रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से वो डिस्क्रिशन अपनी एक्सरसाइज करेगा। अब रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्सचेंज, कौन सी चीज़ें एक्सचेंज नहीं करी जा सकती, तो इसमें भी रेस्ट्रिक्शंस हैं कुछ, ऐसे नहीं हर ज़मीन एक्सचेंज कर सकते हैं। लैंड ऑफ पब्लिक यूटिलिटी सच एज पॉन्ड, खलिहान, लैंड ईयरमार्क्ड फॉर पब्लिक पर्पस सच एज पास्चर लैंड, हरिजन आबादी, ये एक्सचेंज करी जा सकती हैं सब्जेक्ट टू डिस्क्रिशन ऑफ सब डिविजनल ऑफिसर, अगर उसको लगता है ये दोनों पार्टी के बेनिफिट के लिए हैं। इफ़ रेस्ट्रिक्शन इज़ वायलेटेड ट्रांसफ़र शैल बी वॉइड एंड फॉलोइंग विल एनस्यू। अगर रेस्ट्रिक्शन जो है वो वायलेट करी जाती है, ऐसे में क्या होता है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उसके क्या परिणाम होंगे। पहला, दोनों लैंड जो है ना वो स्टेट गवर्नमेंट के पास चली जाएंगी फ्री फ्रॉम एनी एनकम्बरेंसेस। सेकेंडली, पेड़ पौधे फसलें वो भी सब स्टेट गवर्नमेंट के पास चली जाएंगी। तीसरा, ट्रांसफरी जो हैं वो अपनी रिमूवेबल प्रॉपर्टी को रिमूव कर सकते हैं विद इन टाइम स्पेसिफाइड। और कलेक्टर में टेक पोजेशन एंड डायरेक्ट इविक्शन ऑफ एनी वन ऑक्यूपाइंग द सेम। कलेक्टर जो है वो उसका पोजेशन लेगा ज़मीन का, और किसी अगर पार्टी ने उसको अभी भी कब्ज़ा कर रखा है तो वो उसका एविक्शन के लिए डायरेक्शन देगा कि भाई इस पार्टी को निकाला जाए इससे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट राइट पे, जो कि है राइट टू बिक्वेस्ट। बिक्वेस्ट मतलब किसी को दे जाना, विल करना, किसी चीज़ की वसीयत करना। विल गाइस ये भी, इसके ऊपर भी इंडिविजुअली एक क्वेश्चन आ जाता है, और जैसा कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया, हम बहुत प्रिसाइज वे में और कंटेंट को बिना कॉम्प्रोमाइज़ करे पढ़ रहे हैं, तो इसको ध्यान से सुनिएगा जिससे आप इसको अच्छे से एलेबोरेट कर पाएँ। तो राइट टू रिक्वेस्ट में आ जाते हैं। विल मस्ट बी इन राइटिंग, अटेस्टेड बाय 2 विटनेसेस एंड रजिस्टर्ड विद रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार ऑफ डिस्ट्रिक्ट।
बहुत इंपॉर्टेंट है, विल जो है वो राइटिंग में होनी चाहिए, ओरल नहीं चलेगी। सेकेंडली 2 विटनेस द्वारा अटेस्ट होनी चाहिए और रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार जो डिस्ट्रिक्ट का है उसके द्वारा रजिस्टर्ड होनी चाहिए। भूमिदर जो है, जो विल लिखने वाला है, वो मेल भी हो सकता है, वो फीमेल भी हो सकता है। जो मेल्स हैं वो अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी जो उन्होंने खुद कमाई है, अर्जित करी है, उसके लिए, या उनकी पुश्तैनी ज़मीन, या उनको कहीं से और सक्सेशन में वो लैंड आई है, वो उनके लिए विल बना सकते हैं सारे मेल्स। फीमेल्स का हम बाद में पढ़ेंगे, अभी जब हम आएंगे सेशन पे, तो सक्सेशन में ये चीज़ हम डिटेल में देखेंगे। इसमें 2 तरह के रेस्ट्रिक्शन हैं राइट टू बिक्वेस्ट में। पहला रेस्ट्रिक्शन है प्रोसीजरल। प्रोसीजरल क्या, जो अभी हमने देखा कि भाई विल राइटिंग में होनी चाहिए और 2 विटनेस होने चाहिए, ये प्रोसीजरल रेस्ट्रिक्शन है। अगर ये नहीं होगा तो नहीं मानी जाएगी या नहीं बिक्वेस्ट हो सकती। और दूसरी है सब्सटेंटिव। सब्सटेंटिव क्या है इसमें कि शेड्यूल कास्ट जो है वो नॉन शेड्यूल कास्ट के फेवर में विल नहीं कर सकता बिना कलेक्टर के अप्रूवल के, और ऐसे ही शेड्यूल ट्राइब जो है वो नॉन शेड्यूल ट्राइब को नहीं दे सकता बाय वे ऑफ विल ऑल्सो। इसी में विल में आगे है कि अगर कोई कंट्रावेंशन किया जाता है इन प्रोविजंस का, तो ये माना जाएगा दैट विल इज़ वॉइड एंड इनइफेक्टिव एंड इट वुड बी डीम्ड दैट ही डाइड इंटेस्टेड एंड दस प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 108 to 112 शैल अप्लाई। तो ऐसे में अगर कंट्रावेंशन में विल करता है तो ये माना जाएगा कि जो आदमी है विल करने वाला, उसकी विल इनइफेक्टिव है, वॉइड है, और वो आदमी बिना विल करे ही मरा है। जो आगे हम अभी सक्सेशन में पढ़ेंगे, आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे, उसके द्वारा वो गवर्न होगा उसका सक्सेशन। फिर आ जाते हैं 7th राइट पे, जो कि है राइट टू स्यू फॉर डिवीज़न, सेक्शन 116। आगे प्रोसीड करें गाइस, एक छोटा सा पॉइंट मेरे से स्किप हो गया राइट टू बिक्वेस्ट में। इसमें ये है कि ज़रूरी नहीं है कि भूमिदर विल बनाते टाइम उसने भूमिदरी राइट्स एक्वायर करे हों। अगर उसने लेटर बाद में भी वो भूमिदरी राइट्स एक्वायर करे हों तो भी वो विल मानी जाएगी। ये नहीं है कि भाई विल करते टाइम तो उसके पास भूमिदर राइट नहीं थे तो उसने कैसे उस चीज़ की विल कर दी। फिर अगर वो विल वैलिड विल करके जाता है तो उसकी जो होल्डिंग है वो उसकी विल के हिसाब से डिवॉल्व होगी, और वो लीगेटी को एक लिमिटेड या लाइफ इंटरेस्ट भी दे सकता है, और उस लीगेटी के मरने के बाद वो जो होल्डिंग है या वो जो प्रॉपर्टी है वो जो बाकी के पर्सन हैं जो विल में, जिनको रिमाइंडर मैन भी बोलते हैं, उनको बाद में वो चीज़ चली जाएगी। तो बेसिकली विल के थ्रू वो लाइफ इंटरेस्ट भी क्रिएट कर सकता है कि भाई आपके जब तक आप जिंदा हो तब तक आप ये लैंड यूज़ करो, आपके मरने के बाद ये लैंड इस पर्सन को चली जाएगी, ऐसा वो अपनी विल में मेंशन कर सकता है। अब आ जाते हैं दोबारा से राइट टू स्यू फॉर डिवीज़न, सेक्शन 116। इसमें क्या है, जो भूमिधर है वो डिवीज़न के लिए भी, अगर वो को शेयरर है, 2 लोगों की ज़मीन है या 3 लोगों की ज़मीन है, तो वो डिवीज़न के लिए भी बोल सकता है और स्यू कर सकता है कि भाई मुझे मेरा हिस्सा दिया जाए। और ऐसे सारे केसेस में गांव सभा जो है वो एक नेसेसरी पार्टी होगी, गांव सभा को पार्टी बनाया जाएगा ऐसे सूट्स में। द सूट शैल बी फाइल्ड इन द रेवेन्यू कोर्ट ऑफ द असिस्टेंट कलेक्टर 1 फॉर डिवीज़न। ऐसा सूट जो है वो असिस्टेंट कलेक्टर 1 की कोर्ट में फाइल होगा, और अगर सूट या दावे या मुकदमे के थ्रू उसको वो पार्टीशन लेना है। और अगर म्यूचुअल पार्टीशन करना है तो क्या होगा, बेसिकली ऐसे में जो है कोर्ट जो है वो साइलेंट है, कोर्ट ना इसको परमिट कर रहा है कहीं पे, ना इसको कोर्ट कहीं पे रोक रहा है। बेसिकली कोर्ट जो है यूपी रेवेन्यू कोड 2006 के बारे में साइलेंट है। और एक फेमस केस का अगर देखें तो संगे वर्सेस दानिश अली में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ये हेल्ड किया कि पार्टीशन जो है वो वैलिड है अगर एरिया जो है 3.125 एकड़ से
कम है तो भी 3.125 एकड़ गाइस जो होता है वो मिनिमम एक होल्डिंग साइज़ माना गया है। इतनी तो मिनिमम ज़मीन होनी ही चाहिए। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इसको उसमें बोला कि अगर डिवीज़न के बाद इससे भी कम की ज़मीन रह जाती है तो भी वो डिवीज़न जो है वो वैलिड माना जाएगा। और ऐसे में जो यूपी रेवेन्यू कोड है वो ऐसे पार्टीशन को फैमिली सेटलमेंट मानेगा। और हाँ, ऐसा सेटलमेंट किसी दबाव में या फोर्स या में नहीं हुआ है और अपने आप से वॉलंटरी हुआ है तो ऐसा पार्टीशन माना जाएगा कोर्ट में। तो बेसिकली ये था राइट टू स्यू फॉर डिवीज़न। अब आ जाते हैं हमें राइट पे, जो कि है राइट टू नॉन इजेक्टमेंट, सेक्शन 130। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और जैसा कि यहाँ लिखा भी है, स्मॉलेस्ट सेक्शन इन द कोड but declared the most important provision of law and this is not subject to any other provision, that is a bhumidar cannot be ejected on any ground whatsoever except as per the provisions of the code। मतलब भूमिधर को इजेक्ट नहीं किया जा सकता किसी भी हालत में, और ये प्रोविज़न जो है इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू एनी अदर प्रोविज़न। मतलब किसी भी हालात में भूमिधर को इजेक्ट नहीं किया जा सकता। हालांकि बहुत सारे केसेस आपके मन में डाउट आ रहा होगा, ऐसा होता है कि भूमिधर से लैंड ले ली जाती है अगर वो लैंड रेवेन्यू नहीं देता, लेकिन वो नॉन इजेक्टमेंट के केसेस नहीं है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल के लिए आपको माइंड में बिठा लेना है कि भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट्स को इजेक्ट नहीं किया जा सकता, उसकी ज़मीन से उसको निकाला नहीं जा सकता। सेक्शन 130 ये कहता है। गाइस यहाँ पे हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। मैं बहुत क्विकली आपको दोबारा से राइट्स बताता हूँ, आपको ये थोड़े से मेमोराइज़ कर लें तो बहुत अच्छा है। पहला है राइट टू यूज़ ऑफ लैंड, सेकंड है नो राइट टू अप्रोप्रिएट मिनरल्स, तीसरा है राइट टू गेट डिक्लेरेशन, चौथा है राइट टू ट्रांसफ़र, पांचवा है राइट टू एक्सचेंज, छठा है राइट टू बिक्वेस्ट, सातवां है राइट टू स्यू फॉर डिवीज़न और आठवां है राइट ऑफ नॉन इजेक्टमेंट। गाइस इसमें हमने बहुत सारा कंटेंट डिस्कस किया है और अगर आप इसको दोबारा सुने, ध्यान से सुने तो आप बहुत अच्छा लिख पाएंगे। और अब आप रिलैक्स हो जाइए, हमने काफ़ी सारा इस लंबे डिस्कशन के बाद हमने काफ़ी सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ कोर्स डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है। तो जस्ट रिलैक्स और आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। थैंक यू।